हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 6 अप्रैल है 2023। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हेडलाइन में इंपॉर्टेंट हैं। आज हम सबसे पहले जो कि द हिंदू का ही डिस्कस करने वाले हैं। दो एक दिन जो है कि इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रीजन की वजह से, क्योंकि जो पीडीएफ हुआ करता था कुछ मतलब है लीगल इशू, वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, बट नो डाउट 2 दिन में उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। और दूसरी ये भी चीज़ कि आने वाले समय में आप टेलीग्राम से जो है कि जो न्यूज़पेपर है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। और मैं चैनल का नाम मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से कर देंगे। और लिंक्स जो है कि आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जो जा सकते हैं। भी चैनल का नाम नहीं है उसमें, ऑफ कोर्स, जो कि इसी चैनल के नाम पे जो कि टेलीग्राम का भी चैनल बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने जो कि एडिटोरियल जो हिंदू का है, आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है हेडलाइन में, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है द हिंदू में, चार आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर कॉन्फ्रेंस पे लेकर के है। फिर उसके बाद एक साउथ एशिया का जो लोकेशन है उसकी जो मतलब लोकेशन को लेकर के उनकी किस तरह की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, प्रेजेंट टाइम में क्या इशू है, कैसे है इंडिया, कैसे उससे अलग है, कैसे सेम है। इसके बाद एक जो बैंकिंग सेक्टर या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक टॉपिक से रिलेटेड पेमेंट वगैरह जो होती है उससे लेकर के है। हालांकि कुछ और आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं, बट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मैं इसलिए नहीं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिस्प्यूट से बचना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम थोड़ा सा और मतलब कि हमें स्पेस मिले किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम उस पर अच्छे से कर सकते हो सकता है हमें यहाँ पे स्पेस ना मिल पा रहा हो, नहीं मिल पा रहा, मैं रियलाइज कर रहा हूँ। लेकिन आगे वाले समय में जब हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टॉपिक हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा, हम उसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन इशू क्या है हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या है कि एनसीईआरटी जो हम बुक पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, और एकेडमी में भी कुछ पढ़ते हैं जो मतलब कि सीबीएसई वगैरह बोर्ड होती है, एसएससी होती है, उसमें मतलब एनसीईआरटी चलाई जाती है। सोशल साइंस की जो बुक्स है ना उसमें ये मतलब गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, उसमें से ये मतलब कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ लाइन्स को निकाल दे रही है। पिछले मैं अगर पिछले साल की बात करूँ तो उस समय न्यूज आई हुई थी, जैसे मान लीजिए कि वुमेन्स का जो कंडीशन थी पास्ट में, फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम जो मतलब कि वर्णा सिस्टम था, फिर उसके बाद जो लोअर क्लास थी क्षुद्रा और वैश्य, उन लोगों का किस तरह का कट गया था, उसमें बात ये आ रही थी कि ये सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी जो आया हुआ है मतलब गांधी जी को लेकर के, उनके असोसिनेशन को लेकर के, उनकी वर्क कैसे वो इंडिया की यूनिटी के लिए उन्होंने काम किया, कुछ ऐसे मतलब कि डिस्प्यूटेड लाइन को मतलब निकालना डालना है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं जब करूँगा कभी, अगर सही समय आया और सही हमें प्लेटफॉर्म मिला, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और आपका एक परसेप्शन मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे कि आप इसको कैसे जज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हल्का सा लूँ, देखिए मान लीजिए कि अभी तक 3-4 बार एनसीईआरटी लिखी गई है, जो एक सबसे ओल्ड एनसीईआरटी थी जो कि 90 के आसपास में लिखी गई थी। फिर उसके बाद 2005-6 में भी लिखी गई एनसीईआरटी, फिर अभी नई फिर लिखी जा रही है। तो उनमें कुछ कुछ लाइनें जोड़ी जाती है, हटाई जाती हैं, तब वो पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट है, बट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। जो आज का डिस्कशन है एडिटोरियल आर्टिकल में, हम उसको डिस्कस करने चल रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एशिया का लोकेशन, जो इंडिया का लोकेशन, क्या अभी जो मैप हम पढ़ते हैं क्या वही मैप हमारा 1947 से पहले था या अलग था, या फिर जो मौर्य या फिर बोल सकते हो जब अशोका एम्पायर गुप्ता थे तो उस समय किस तरह का हमारा मैप था, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो कि एक पेमेंट सिस्टम को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो बैंकों का बैंक होती है, बैंक्स ऑफ बैंक होता है, वो बैंकों को रेगुलेट करती है, उनको पेमेंट सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतना मतलब इजी बनाना सारी चीज़ों को लेकर के बैंक के पास जो आरबीआई करती है। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और भी छोटे छोटे आर्टिकल हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीडीएफ अपना ओपन करेंगे, हाँ उनमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हो। होता क्या है इस समय, देखिए अभी मैं इशू बता देता हूँ कैमरे के साथ। अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम में है, मैं एक व्यक्तिगत मैं कोई परसेप्शन नहीं बना करके बात कर रहा हूँ, बस इतना बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट कहती है, जैसे इस समय मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ या फिर कुछ और गवर्नमेंट, तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। ये जो गलती हुई पिछली गवर्नमेंट की थी, ये जो गलती है ये हमारी नहीं है, ये उन्होंने किया था इस वजह से हमें करना पड़ रहा है।
दूसरी ये भी चीज़ है, अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो गवर्नमेंट कह देती है कि ये एंटी नेशनलिज्म है, ये हमारे कुछ लोग हैं विरोध कर रहे हैं, कुछ ही लोग विरोध करते हैं लेकिन कुछ तो कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूँ गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अभी मतलब 2016-17 में लागू की है, जो उसमें 3 तरह की मतलब कि वो हुआ करता था, मतलब स्कीम हुआ करती रबी खरीफ जायद के लिए 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये हुआ करती थी, ठीक है अभी भी। तो अभी क्या है कि जो नॉर्थ इंडिया में वीट की कल्टीवेशन मतलब हुई थी, हार्वेस्टिंग का टाइम था, उसमें जो कि रेनफॉल हुई कि उनका पूरा कोलैप्स हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो। बट मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका व्यू क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हो गई मतलब रेनफॉल से जो कि वीट का जो कि खत्म हो गया है, मतलब नहीं सही से फार्मर्स को रिटर्न मिल पा रहे, तो फसल बीमा योजना जो थी उसमें तो यही प्रॉमिस की गई थी गवर्नमेंट से कि आप जो कि उनको एक इंश्योरेंस देंगे, प्रीमियम भरा जाएगा। तो अब गवर्नमेंट की चेक करने की कैपेसिटी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक पैरामीटर पे ला करके तौलने की समय आ गया है कि क्या वो पॉलिसी अप्लीकेबल है, कितने लोगों को बेनिफिट करती है, कितने लोगों को नहीं करती है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल वहां से निकल करके आता है और कहता है कि ये जो कि पूरी तरह से फेल है और ये फला 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 पैरामीटर 4-5 पॉइंट देता है, कहता है कि ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई, फार्मर्स को रिटर्न नहीं दे पाई, इस मतलब जो मतलब डिजास्टर हुआ, तो इसलिए इस स्कीम का क्या फायदा। तो अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर सकती है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हो, एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनलिज्म हो, वो कह रहा है तो उसकी बात को भी सुनिए। तो ये चीज़ें होती है ना कि मतलब गवर्नमेंट कह देती हैं। तो दूसरे तो इस पे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो कमेंट आया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिपेंडेंस प्रेस इज अ विटल फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रेस हैज ये ड्यूटी, ठीक है, टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, ठीक है, मतलब जो सत्य को, मतलब जो प्रेस होता है जिसे हम क्या बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में हम मोस्टली 3 पिलर को मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। एक जुडिशरी को करते हैं, लेजिस्लेचर को करते हैं, एग्जीक्यूटिव को करते हैं, बट इसी के साथ एक और निकल करके आती है जो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वो आता है आपका प्रेस आती है, ठीक है। देखिए प्रेस और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है इनको और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि लेजिस्लेचर के लिए कामों को जज करे, और प्रेस का है जो कि ये जो है कि मतलब जो पावर में है उनके ट्रूथ के बारे में बताना। जो गवर्नमेंट मान लीजिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मतलब स्प्रेड करेंगे, तो प्रेस की ड्यूटी है कि उसको करे। तो यही पे यहाँ पे कहता है कि ट्रूथ को जो कि बताने की कोशिश करिए। उसके बाद जैसे राहुल गांधी के बारे में आप सुनते होंगे, वो कहते हैं कि माई वेपन इज ट्रूथ। और एक महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं तो सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है। होता क्या था गांधी जी के समय में, गांधी क्या करते थे जब आंदोलन करते थे ना, जब मूवमेंट करते थे, तो वो क्या करते थे, कहते कहते कि सत्य मतलब हम ट्रूथ की बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये गलत है, तो मैं ये गलत नहीं है, आपका लॉ उसमें गलत है। वो कहते थे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जिसे कह देते हैं कि हम तो ये इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, ये सीधा से मेरा रास्ता है सत्य का, ठीक है, लेकिन आपके जो कुछ काम है, देखिए जैसे रेड लाइन के बारे में, ये आपका काम है, ये काम है, मैं तो ट्रूथ से जा रहा हूँ, लेकिन आपका काम गलत है कि आपको बीच रास्ते में नहीं होना चाहिए। आप सही काम करेंगे तो इसके पैरेलल चलेगा, तो हमें टकराएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट मतलब वो है कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि माई वेपन इज ट्रूथ, वैसे गांधी भी कहा करते थे, महात्मा गांधी, कि नहीं, हमारा जो ट्रूथ है सत्य की बात है। तो वो जो है कि सत्य की बात करा करते थे, और कहते थे ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मतलब है कि सत्य क्या, ट्रूथ का आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना कि आप ट्रूथ करिए, ठीक है। तो ये आज की नहीं है, राहुल गांधी ने इनोवेट कर कहा है, ये महात्मा गांधी जी का था, उसको कहा। फिर ये जो आगे कहता है, होमोजेनस इन द व्यू ऑफ द ऑन द इशू, और जो मल्टीपल व्यू होने चाहिए वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी पे लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए, इंडियन एजेंसी गेट अ गियर फ्रॉम द पेगासूस रिबल। पहले पेगासूस जान लेते क्या है। ये एक स्पाई जो कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये जो मिलिट्री या इंटेलिजेंस जो होती है वो यूज करती हैं अपने इंफॉर्मेशन को मतलब कि एक्वायर करने के लिए, कि हम इंफॉर्मेशन मिले, हम एग्जैक्ट नेशनल सिक्योरिटी के बारे में काम कर सके। ये हेमा मालिनी के मतलब मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा उनसे, तो
मैंने इंटेंशन नहीं है उनको मतलब उस तरह का पेंट करने का। तो जब आप वो करते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है। तो अभी मिलिट्री के कोई डिपार्टमेंट ने इसको बाई किया है, तो उसको लेकर पहले इसके हमने कहा था कि प्रीडेटर नाम का एक जो है कि स्वीडन यूरोप की एक कंपनी थी उससे लेने वाले थे, लेकिन अभी फिर ये ले लिए हैं इनसे, क्योंकि पेगासुस बहुत पहले से ही न्यूज में रहा है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बड़े आर्टिकल्स बहुत हैं उधर बीच में चल करके, तो हम उसको देखिए यहाँ पे जो साउथ एशिया को लेकर के है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, मैं आपके ओपिनियन समझा देता हूँ। आपका ओपिनियन क्या है साउथ एशिया के बारे में? अगर आप सुनते हो तो साउथ एशिया का जो एरिया आता है क्या आता है, पूरा इंडिया आता है, इंडिया के नेबर आते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये साउथ एशिया का पार्ट पड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल अरब सी हो जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ आ जाता है, लेकिन जब इंडिया 1947 से पहले जब इंडिपेंडेंस नहीं मतलब कॉलोनीज था, जब 47 में इंडिपेंडेंट हुआ और उससे पहले जब कॉलोनी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, तो आप इमेजिन करिए, तो इंडिया का जो मैप था वो पता कैसा था, उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंक्लूड था। ठीक है, तो वो पूरा एक होलिस्टिक एरिया थी। लेकिन जब 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश बर्मा है, सॉरी बर्मा बोल दिया, बांग्लादेश, वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। ठीक है, 1972 में वार हुआ वहाँ पे, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने लड़ाई किया और बांग्लादेशियों को जो कि इंडिपेंडेंस दिलाई। वो किया वहाँ कैसे हुआ, अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, वहाँ बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों के साथ। रीजन क्या था कि वहाँ पे बंगाली और उर्दू को लेकर के डिस्प्यूट हो गया था, फिर इलेक्शन में भी लेकर के कुछ दादली हुई थी। मेजर इशू सेंटिमेंट लैंग्वेज को लेकर के था कि हम बंगाली बोलें या फिर जो है कि उर्दू बोलें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम थे बंगाल में या फिर जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, उसमें लोग जो मुस्लिम थे वो बंगाली बोलते थे। अब सभी को पता होगा कि जो आज पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं एक हुआ करते थे। उससे पहले भी कोशिश की गई थी ईस्टर्न बांग्लादेश वेस्टर्न बांग्लादेश के बारे में डिवीजन करने के लिए। 1905 के बारे में सोचिएगा, जब स्वदेशी मूवमेंट चला था, बहुत स्ट्रांग चला था, उसमें ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का काम किया। लेकिन लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी बीच में कि उनको 5 साल 6 साल के बाद फिर से डिसकंटिन्यू करके मर्ज करना पड़ा। 1911 में करना पड़ा, जबकि सेकंड दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली उस समय जो कि कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर होकर के दिल्ली बन गई। फिर बंगाल को फिर इंटीग्रेट कर दिया गया, जो डिवीजन हुआ था 1905 में, तो बांग्ला हुआ था। ठीक है, तो वो बांग्ला हुआ। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ तो उर्दू मतलब रिलीजियस के बेसिस पे जो कि उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर 1972 में जो कि ये विद्रोह हुआ, फिर इंडिया का खानखोर सपोर्ट था और बांग्लादेशियों और के साथ, फिर उसको जो कि इंडिया खुद लड़ करके 11 दिन में वहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उनको धराशाही किया और उनके बहुत से सैनिकों को जो कि बंदी बना लिया गया बस शिमला अग्रीमेंट के अंतर्गत। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिलीज किया, उस समय जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने घुटना टेक दिया था और कहा था कि नहीं, हमें जो सैनिक को छोड़ दीजिए, मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में छोड़ा गया और अलग से ईस्टर्न पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन करके निकला है। तो आप इमेजिन करिए, ये जो सर है आर्टिकल है, ये इसी पे डिपेंड करते हैं कैसा है और इंडिया अब के समय में कैसे लोगों से अलग है। अलग इस तरह से अगर आप देखने की कोशिश करिए, आज भी 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, और नेपाल भी हुआ, फिर नेपाल भी एक अलग स्टेट उससे पहले बन करके तैयार हुआ, श्रीलंका भी। लेकिन जितनी अनस्टेबिलिटी अदर नेबरी में देखने को मिलती उतनी इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, लोन पे लोन मांगे जा रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। वही हाल बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। नेपाल की अगर आप बात देखिए तो वहाँ पे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ही बन रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है। हर साल 2 साल 1 साल पे प्रॉपर मतलब कि पूरी तरह से गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है और फिर इलेक्शन होता है, फिर कोएलिशन बनता है, दुनिया भर के बवाल है नेपाल में। श्रीलंका में भी देख लिए, पिछले साल अगर देखेंगे वहाँ पे सिविल वार जैसी स्थिति बन गई थी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी। लेकिन इंडिया अपने आप को इस सब लोगों से अछूता बना करके अपना एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पावर के रूप में उभर करके सामने आया है। ना केवल अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड की भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए अपने पुख्तोर जो है कि एक अपना भूमिका निभा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज से नहीं, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तभी से इंडिया का एक नैरो माइंडेड नहीं था,
उसका एक वर्ल्ड लीडर पे बनने की कोशिश थी और वो अब देखने को भी मिल रही है। तो इंडिया ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से ही जो कि वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड के मैप पे आया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ या फिर जो कॉलोनी था उससे पहले भी पूरे वर्ल्ड में रूल करता था और वर्ल्ड में उसकी बात सुनी जाती थी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं आपको, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वार हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में। अगर आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, कंटिन्यू फॉलो करते होंगे, देख सकते होंगे। तो वहाँ पे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये पुरजोर अपना न्यूट्रल स्टेटस रखा था कि जो मतलब गलत है गलत के साथ उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, जो सत्य थे उनके साथ कहते थे वो सत्य है। उसी तरह जब वियतनामी वार हुआ तो उस समय भी इंडिया ने पाकिस्तान अरे सॉरी यूएसए का घनघोर जो कि विरोध किया, कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो। और दूसरा तीसरा फ्रंट बना करके इंडिया निकल करके, जैसे कि तीसरा फ्रंट इन द सेंस की जैसे एक तरफ कैपिटलिस्ट रूल कर रहे थे, दूसरी तरफ सोशलिस्ट रसिया कैपिटलिस्ट को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था, सोशलिस्ट जो वर्सोवा पैक्ट था, हमने वर्सोवा पैक्ट के बारे में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो कि वर्सोवा सोशलिस्ट ग्रुप यूएसएसआर था, कैपिटलिस्ट नाटो जो कि यूएसए था, उसी के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू वियतनाम कुछ कंबोडिया को लेकर के एक थर्ड वर्ल्ड बनाने में एकदम भरपूर अपना कोशिश किया और सक्सेस भी रहे, जिसको कहते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अभी तक भले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसको इग्नोर कर रही हो, मेरा मानना है नैम का अभी भी रिलेवेंट है, भले उसके नाम का दूसरा कोई नाम आप ला करके रख दीजिए, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। तो इस जो आर्टिकल में है यही सर बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से, और ये भी ये कह रहे हैं हमें फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक और मिलिट्री पे, ना कि कोई अदर इशू पे। हमें अगर मिलिट्री करते हैं तो मिलिट्री के लिए हमारे चैलेंज करने के लिए भी बहुत से हमारे निर्भर, एग्जाम्पल के लिए जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक में से एक है, दूसरी तीसरी चाइना, उसके साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है। तो मिलिट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक पावर भी होनी चाहिए। तो इस वजह से जो सर है ये बता रहे हैं कि इनको जो है कि इंडिया को किस तरह से अलग होना चाहिए। अगर आपको आता है तो इस ओपिनियन पे आप बोल सकते हो 2-4 लाइन। ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे भी है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अभी 2023 में जो मार्च अभी बीता है, 22 मार्च 22-24 के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन वाटर वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, वहाँ से एक एजेंडा निकल कर वो आया, वाटर एक्शन जो मिड टर्म था, डिकेड सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो 2018 से लेके 28 के बीच में, उसको रिव्यू किया गया। और ये जो है इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे पहले MDG था, MDG मिलीनियर डेवलपमेंट गोल था। ये 2015 में एक ख़त्म हो गया इसका ड्यू, और 2015 से लेकर के 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन का है। इसमें 17 गोल है। ठीक है, इसको अचीव करना है 15 से लेके 2030 के बीच में, 2015 से लेके 2030 के बीच में। इसमें जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, उसमें जो है कि वाटर को लेकर के बात किया जा रहा है, फ्रेश वाटर। तो यही जो कि टारगेट रख करके बात कर रहे हैं कि हम जो कि एजेंडा जो हमारा 23 है उसको लेकर के वाटर एक्शन एजेंडा जो कि निकल करके आया है, वाटर सिक्योरिटी को लेकर के है, ये तरह तरह की बातें करते हैं। इसके बाद ये भी हम थोड़ा सा वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं और भी क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि हम वाटर की बात करते हैं, अर्थ पे 75% के ऊपर जो है कि वाटर है, बट हमारे पास लेस देन 3% ही ऐसा वाटर है कि जो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पीने के लिए। पीने का इन द सेंस ये हो गया, हमें इरिगेशन में भी चाहिए होता है, इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए था, डोमेस्टिक के लिए भी चाहिए। तो इरिगेशन में सबसे ज़्यादा इंडिया जो फ्रेश वाटर यूज करता है। फिर उसके बाद जो फ्रेश वाटर है ये 3% वो डायरेक्टली नहीं है, इसका कुछ ग्राउंड वाटर भी है, कुछ आइस में है, ठीक है, कुछ रिवर में पाया जाता है, कुछ पॉन्ड वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है वाटर स्कार्सिटी चरम पे है, तो इसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, फाइनेंस हम करें और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो ये जो कि वाटर से लेकर के था। फिर इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा बैंकिंग से लेकर के है, ठीक है, बैंकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा GS पेपर
3 जो है मेंस का उसमें काम करेगा, और पीटी का जो प्रीलिम्स का होता है जीएस पेपर 1 उसमें भी काम करेगा। तो ये टॉपिक है जो आपका बैंकिंग के सेक्टर में काम करेगा। बैंकिंग सेक्टर में जो आरबीआई होती है ये सभी बैंकों का बॉस होती है। इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1934 में, एक आरबीआई एक्ट था उसके अंतर्गत इसको पावर दिया गया है। का बहुत इसको एक पावर है बैंकिंग रेगुलेटिंग करने के लिए, एक्ट है जो 1947 से 49 है। फिर उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, इसके अंतर्गत यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट जो एक्ट है इसी की बात करें। जो करंट में है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हो, आपके पास एक मान लीजिए कि पेटीएम होता है, ठीक है, पेटीएम होता है, जी पे होता है। आप जाते हो जी पे, आप जाते हो किसी मर्चेंट शॉप पे जाते हो, वहाँ पे उसका क्यूआर जो ये 2D होता है, ठीक है, 2D होता है, 3D नहीं होता। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है क्यूआर का। फिर ये जाता है, आप जाते हो वहाँ पे, इसको स्कैन करते हैं, फिर उसको आप जब अपने बैंक अकाउंट से इसको पेमेंट कर देते हो। तो क्या उस पर चार्जेस लगती है? जी हाँ। तो इस पर जो पेमेंट करते हो आप ना, इसको एमडीआर, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोला जाता है। वो जो है मर्चेंडर जो होता है, फिर वो बैंक को पे करेगा ये अपना कुछ चार्जेस। तभी ये बात आई है कि फिर चार्जेस लगेंगे, कैसे लगेंगे, तो अभी इसमें लेकर के आया हुआ है। तो जो एनपीसीसीआई है, यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरह की इंटिटी है जो बोल सकते हो। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये क्या करती है, जो पेमेंट सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो अगर आप जाते हो करते हो, तो अभी क्या है कि इंडियन टेरिटरी, अभी पहले क्या होता था कि आप क्या करते हैं कि जैसे आपके पास अगर गूगल पे है, ठीक है, तो आप गूगल पे में ही जो है कि ट्रांसफ़र कर सकते थे। फिर अभी ये मैटर आ गया है कि आपके पास चाहे जो पेमेंट हो, ठीक है, ऐप हो, आप किसी एवरी जो है कि मतलब क्यूआर कोड से आप स्कैन करके सेंड करते थे, तो उस पर अब चार्जेस की बात आ रही है। तो ऐसा है कि अगर 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन करते तो उसमें अब चार्जेस लगाए जाएंगे, ये जो कि था। फिर इसके बाद ओपन सोर्स सीड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आईपीआर को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के आईपीआर, ये जो कि हमारा जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का 1994 में डब्ल्यूटीओ आया। ये गैट को जो है कि रिप्लेस किया, गैट, ठीक है, इसको रिप्लेस करके जो ये 1945 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो डब्ल्यूटीओ जब 1994 में आया तो इसमें ट्रिप्स की ऐड किया गया, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट करता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप, तो मान लीजिए कोई कंपनी है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, इज दैट क्लियर? अगर ये कोई इनोवेट करती है कोई चीज़ें, तो ये क्या करेगी, तो इसके पास ये कहता है कॉपीराइट हो जाती है या पेटेंट हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, हाँ ओके। तो वो क्या करता है, तो वो कॉपीराइट ले लेता है, कहता है कि नहीं, हमने इसको जो कि डेवलप किया है, ये हमारी राइट्स है जो कि हम इसको कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बफरिंग कर रही है, एक सेकेंड, ओके। जैसे वो क्या कहते हैं, हमें राइट दे दीजिए। लेकिन बट अगर आप बात करें, जैसे मैं, अगर कोई फार्मर्स है, वो कोई मतलब एक तकरीब निकालती कि वो सीड को वो क्या करे, प्रिजर्व कर सकता है, ठीक है, उसने मतलब एक इस तरह की टेक्निक निकाल करके डेवलप किया, तो उसको तो बेचारे को पता भी नहीं होता है कि ये कॉपीराइट किया जा सकता है, तो उसको भी तो कॉपीराइट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में ना जो टर्मरिक होती है, टर्मरिक या फिर हल्दी बोल सकते हो, हल्दी जो होती है, हम मतलब मतलब बहुत पुरानी परंपरा है हमारा कि अगर कोई इंजरी घाव लग जाती है तो हम उसको ऊपर पीस करके लगा लेते हैं लेप की तरह। फिर हमें गोरा होना है ना, तो हम पहले पार्लर आज के समय में नहीं जाते हैं, घर पे ही जो कि हल्दी का लेप लगा लेते थे। फिर उसके बाद अगर हमें बॉडी में पेन है तो हम क्या करते थे, हल्दी का जो कि घोल बना के, गुड़ और हल्दी के, हम उसको ड्रिंक कर लेते थे, पी लेते थे। तो वो तो हमें पुरानों से पता। लेकिन हुआ क्या, बीच में यूएसए ने ना अपना कांड करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, इस पर अपना पेटेंट लेने लगा। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भाई सुनो तो जरा, ये तुम आज से कर रहे हो, अब इसका आओ, हम पुरानों में, हमारे जो वेद पुराण है ना, उसमें अपने टर्मरिक काम ने वो कर रखा है। तो अब क्या है कि अब फिर हट गया, ऐसा नहीं पेटेंट है इंडिया का, ऐसा नहीं है।
क्योंकि अभी उसका ऑथेंटिक एविडेंस नहीं, इस वजह से नहीं हो पाया है, बट कोई ले नहीं सकता क्योंकि हमारे पुराणों में जो किताबें हैं उसमें लिखी गई। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि किसी को पता होता है तो किसी को नहीं पता होता, वो कॉपीराइट्स को लेकर के है। और जो फार्म हाउस होता है 2000 का एक एक्ट होता है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की जो बड़े आर्टिकल्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते कुछ है छोटा सा आर्टिकल। पॉलिटिकल लीडर कांट बी क्लेम द हायर इम्यूनिटी। जैसे पॉलिटिकल लीडर होते तो उनको ऐसा नहीं है कि वो अदर लोगों से ऊपर हो। तो कुछ लोग कर लेते इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स को दे गई है। फिर उसके बाद कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है हमारे इंडिया के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गवर्नमेंट तो करती है, बात समझ में आती है, क्या पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन पार्टी वो भी कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है। मैं मैटर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 400 सीट है, मान लीजिए 500 सीट है, ठीक है। इसमें आपको तो अगर 251 अगर सीट मिलती तो गवर्नमेंट बना सकते हो। मान लीजिए बीजेपी को 251 सीट मिली, लेकिन रेस्ट जो 249 सीट है वो तो अपोजिशन पार्टी है ना, तो ये भी तो रिप्रेजेंट कर रही है ना इंडिया को, तो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं सर्च करते, तो कर सकते हैं। फिर अभी देखिए रशिया के इन्वोक हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग यूक्रेन क्राइसिस तो ट्रेड मीट को लेकर के इंडिया में विजिट कर रहे हैं। एंड इसके बाद कोई उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक भी बिल आ रहे एक्वा कल्चर को लेकर। एक्वा कल्चर का मतलब ये होता है कि जो ओशियन वाटर है, वाटर में कोई एग्रीकल्चर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग किया जाता है, और भी कोई जो भी चीज़ है तो उसको करने के लिए ये बिल आई है। अभी कई चीज़ें करेगी, रेगुलेट करेगी और सस्टेनेबल, और ये बिल 2005 के बिल को अमेंडमेंट करेगी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट के अनुसार से ये बताया गया है कि पिछले 3 सालों में लद्दाख में कोई इस तरह की फर्म नहीं है कि जो कि इन्वेस्ट किया हो। ये लुम्की स्किन डिजीज लेड स्टैग्नेट इन द मिल प्रोडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस डिजीज की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। लुम्की डिजीज क्या है, ये काऊ को जो कि इम्पेक्ट करता है, वायरल डिजीज 2022 से 21-22 में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। भाई कैटल जो कि काफ़ी मतलब बीमार पड़ गई थी, डेथ भी हो गया था उन लोगों का, तब वो है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि अब टाइम ज़्यादा वेस्ट करना है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था मैंने उसको डिस्कस कर लिया, और आप भी उसमें अगर कोई डाउट्स होते हैं नो डाउट कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आने वाले समय में मैं टेलीग्राम के चैनल बताऊंगा आप लोगों को, वहाँ से आप न्यूज़पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हो। इधर क्लियर, वहाँ पे और भी मटेरियल मैं अपलोड करा करूँगा। और आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।